Hello everyone, welcome to the second video placement interview experience series. Today we have one special guest हार्दिक खंडेलवाल सर, जिन्होंने जीएस एसोसिएट में 12.84 एलपीए का एक फाड़ू पैकेज फोड़ा है। तो आज सर अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस अपने साथ शेयर कर रहे होंगे। बेसिकली ये वीडियो दो टाइप ऑफ स्टूडेंट के लिए होने वाला है। एक वो जो अभी भी कंफ्यूज है कि कोर में जाना है या नॉन कोर में जाना है, और सेकंड वो जो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं जिनको नॉन कोर सेक्शन में ही जाना है, बट स्टिल वो कंफ्यूज है कि उनको नॉन कोर में किस पर्टिकुलर सेक्शन में जाना है। बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। सर, कैन वी स्टार्ट विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन? Sure. So, my name is हार्दिक खंडेलवाल. I am from कोटा राजस्थान और मैंने अपनी बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग में करी है SVNIT सूरत से, और करंटली मैं ZS एसोसिएट्स में प्लेस्ड हूँ, जैसा तुमने बताया है। तो हाँ, ये मेरे बारे में था। सो सर, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आपने कॉलेज के स्टार्टिंग के इनिशियल ईयर में क्या किया था, कौन से क्लब ज्वाइन किए थे? तो टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ तो मेरा फर्स्ट ईयर तो मस्ती मस्ती में ही निकल गया था, क्योंकि नया कॉलेज ज्वाइन करा था, पहली बार घर से बाहर निकले थे। तो फर्स्ट ईयर ऐसा था कि कॉलेज एंजॉय करना है, बाहर निकले घर से। तो मैं क्रिकेट खेलता था। मैं स्टेट लेवल प्लेयर हूँ, तो मैं NIT की क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हुआ। तो मेरा ज़्यादा टाइम क्रिकेट में चला गया। बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे डांस हो गया, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना वगैरह हो गया। फिर जैसे ही मैं सेकेंड ईयर में आया तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ठीक है, अब टाइम आ गया कि थोड़ा पढ़ाई के बारे में भी सोच ले। तो मेरे को पता नहीं था स्टार्टिंग में कि मेरे को किस फील्ड में जाना है। तो मैंने स्टार्ट करा कि चलो केमिकल इंजीनियरिंग चूज़ करी है तो केमिकल इंजीनियरिंग से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले CHES क्लब ज्वाइन करा, अपने कॉलेज का जो केमिकल इंजीनियरिंग क्लब है। तो वहाँ पे मैंने इवेंट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करा। मैंने यूरेका करके एक इवेंट होता है, उसमें पार्टिसिपेट करा, उसमें रिसर्च वर्क करा थोड़ा। एंड फिर मैंने बाकी क्विजेज़ वगैरह में पार्टिसिपेट करा। तो इस तरीके से मैंने स्टार्ट करा कि मेरा एक्सप्लोरेशन फेज़, कि मैं कैसे अब एक्सप्लोर करूँगा। तो सेकेंड ईयर मेरा केमिकल इंजीनियरिंग एक्सप्लोर करने में निकला। उसके बाद कोरोना आ गया तो घर पे आ गए, थोड़ी चीज़ें डिफ़िकल्ट हुई। फिर उसके बाद भी मैंने सोचा कि क्यों थोड़ा केमिकल इंजीनियरिंग में, मेरे को लगा मेरा इंटरेस्ट बैठ नहीं रहा केमिकल इंजीनियरिंग में। तो मैंने सोचा और फील्ड एक्सप्लोर करी जाए। तो ऐसे करके मैं बाकी फील्ड्स एक्सप्लोर करने लगा। मैंने मैनेजमेंट देखा, मैंने सेल्स देखा, मार्केटिंग देखा। मैं सारे ऐसे एक एक करके सारे जो भी फील्ड्स होते हैं वो एक्सप्लोर करने लगा, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं था कि मेरे को किधर जाना है। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो बाद में आके मैंने एक्सप्लोर करना चालू करा एनालिटिक्स का फील्ड, और वहीं से मेरे को उसमें इंटरेस्ट आने लगा। और एनालिटिक्स के साथ साथ मेरे को प्रोडक्ट मैनेजमेंट फील्ड में भी इंटरेस्ट आने लगा। तो उसके बाद मैंने सेकेंड ईयर में ही CEV करके एक स्टूडेंट चैप्टर है, वो भी ज्वाइन करा था अपने कॉलेज का ही, और वहाँ से भी मेरे को काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। तो हाँ, इस तरीके से एक्सप्लोर करते करते मैंने अपने कॉलेज लाइफ निकाली है। और सर, इसमें एक सब क्वेश्चन ये था कि आपने कॉलेज के कौन से ईयर में डिसाइड किया कि मुझे नॉन कोर साइड जाना है? जैसा मैंने बताया कि सेकेंड ईयर तो मेरा पूरा केमिकल इंजीनियरिंग एक्सप्लोर करने में लग गया। तो सेकेंड ईयर तक तो मेरा ये था कि अगर मेरे को केमिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट आया तो मैं केमिकल इंजीनियरिंग में जाऊंगा। लेकिन मेरे को रियलाइज़ हुआ बाद में कि केमिकल इंजीनियरिंग में मेरा इंटरेस्ट इतना बैठ नहीं रहा। मेरे को चीज़ें इतनी इन्जॉय नहीं कर पा रहा बेसिकली मैं अपने खुद को केमिकल इंजीनियरिंग फील्ड में काम करते करते। तो थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में जब मैंने बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करने करी, तो थर्ड ईयर की स्टार्टिंग हो गया आपका फिफ्थ सेम। तो फिफ्थ सेम में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे को नॉन कोर में जाना चाहिए। एंड देन मैंने अपना एक्सप्लोरेशन फेज फिर से चालू कर दिया। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि कॉलेज में कई बार स्टूडेंट्स को अपने CGPA को लेके काफ़ी चिंता रहती है, और कॉलेज में CGPA को छोड़ के भी काफ़ी सारे काम करने रहते हैं। तो सर, क्वेश्चन ये था कि आपने अपने CGPA कैसे मेंटेन किए थे, और अगर कोई स्टूडेंट को अदर एक्टिविटीज़ के साथ अपने CGPA मेंटेन करने तो वो कैसे कर सकता है? तो सच्ची बताऊँ तो मेरी भी CGPA इतनी कोई अच्छी नहीं है, लेकिन डिसेंट है कि मैं कंपनीज में बैठ पाया और मैं सेलेक्ट हो पाया। तो अपने को ऐसा होता है कि मिनिमम मैं बोलूँगा तो मतलब अगर तुम्हें नॉन कोर रोल में जाना है तो 8 के अराउंड तुम्हें CG रखनी चाहिए। और CG मेंटेन करना इतना भी मुश्किल नहीं है।
अगर तुम थोड़ा सा पढ़ाई करो और थोड़ी सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करो, थोड़ा बैलेंस करो अपनी लाइफ को, तो सीजी मेंटेन हो जाएगी। तो नॉन कोर रोल्स में जाना है तो तुम्हें, मैं कहूँगा कि मिनिमम तुम्हें 8 के अराउंड सीजी मेंटेन करके रखनी चाहिए। और अगर तुम्हें फर्दर स्टडीज़ का प्लान है, जैसे मान लो तुम्हारा एमबीए का प्लान है या मास्टर्स का प्लान है, तो फिर तुम्हें अच्छी सीजी मेंटेन करके रखनी चाहिए 8.5 अबव, क्योंकि वो सीजी फिर आगे काम आती है। और अगर नॉन कोर रोल में भी जाना है तो तुम्हें 8.5 के ऊपर मेंटेन करके रखनी चाहिए, क्योंकि जो कोर रोल में जाना हो तो तुम्हें 8.5 के ऊपर मेंटेन करके रखनी चाहिए, क्योंकि कोर कंपनीज कुछ होती है जो सीजी के बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग करती है। नॉन कोर कंपनीज का ज़्यादातर क्राइटेरिया 7.5 होता है, लेकिन तब भी मैं कहूँगा कि 8 के अराउंड तुम्हें सीजी मेंटेन करके चलनी चाहिए। ओके, तो इससे अपन ये कह सकते हैं कि 8.5 सीजी एक सेफ साइड एरिया रहेगा। हाँ, 8.5 इज सेफ। एंड जैसा मैंने बताया, फर्दर स्टडीज़ करनी है तो 8.5 के ऊपर तुम्हें रखनी चाहिए अपनी। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब जीएस एसोसिएट कॉलेज में आई थी तो वो कौन से मंथ में आई थी, और उसके प्लेसमेंट सेशन में क्या क्या राउंड्स थे, और आपने उस प्लेसमेंट के लिए कैसे प्रिपरेशन की थी? तो जीएस एसोसिएट्स पहली कंपनी थी जो अपने प्लेसमेंट के लिए आई थी, तो एकदम स्टार्टिंग टाइम में आ गई थी, अगस्त एंड में। जुलाई एंड में आ गई थी और अगस्त स्टार्टिंग में आ गई थी। तो सबसे पहली कंपनी थी, तो सब एक्साइटेड थे इस कंपनी के लिए कि क्योंकि अच्छा पैकेज भी था एंड काफ़ी टाइम बाद जीएस एसोसिएट्स वापस एसवीएनआईटी में आ रही थी, तो सब एक्साइटेड थे। तो बेसिकली इसका जो प्रोसीजर था वो स्टार्ट हुआ, पहले तो फॉर्म भरा सबने, अराउंड 500 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था, क्योंकि पहली स्टार्टिंग की कंपनीज में ये होता है कि सब लोग भरेंगे ही सही फॉर्म, क्योंकि सबको प्रिपरेशन करनी होती है। सब किसी का प्लेसमेंट हुआ नहीं होता, कोई ये सोच के देता है कि मेरा एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन हो जाएगा, कोई ये सोच के देता है कि मेरे को नॉन कोर में जाना है, तो सब लोग, मैक्सिमम लोग भरते हैं। तो इसका प्रोसीजर हुआ था गूगल फॉर्म भर के। फिर पहला जो राउंड हुआ था वो राउंड था एप्टीट्यूड राउंड। एप्टीट्यूड राउंड हर कंपनी में होता है, तो एप्टीट्यूड राउंड हुआ, उसमें बेसिक जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं, क्वांट आ गया, वर्बल आ गया, इन सब के क्वेश्चन थे। हमें इसके साथ साथ, एप्टीट्यूड के राउंड के साथ साथ हमारा एक वीडियो इंटरव्यू भी था, जिसमें हमें एक वीडियो बना के भेजना था एक क्वेश्चन का आंसर करते हुए। जो क्वेश्चन था कि कोरोना के टाइम पे आपने क्या सीखा जो अपनी आप लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए। तो पहला राउंड में ऐसा था कि तीन घंटे हमें दिए गए थे और 2 घंटे का हमारा एप्टीट्यूड था और 1 घंटे में हमें वो वीडियो बना के गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट करनी थी। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ZS एसोसिएट का जो जनरल प्रोसीजर है वो ऐसा नहीं होता। हम लोग लकी थे कि हमारा इतना ईजी हो गया। आई विल से कि SVNIT के लोग जिनका ZS में हुआ है वो लकी थे कि इजीली इतना वीडियो इंटरव्यू हो गया। लेकिन जो जनरल प्रोसेस होता है उसमें ऐसा होता है कि उनका सॉफ्टवेयर होता है एक जो वीडियो इंटरव्यू के लिए, और उसमें रिकॉर्डिंग अपने आप होती रहती है। तो आपका ऐसा होगा, उसमें 7 to 8 क्वेश्चंस पूछते हैं, सारे बिहेवियरल क्वेश्चंस होते हैं कि आपका, जैसे मान लो कि आपको आगे 5 साल में क्या करना है, क्या प्लान्स है आपके, आपने कभी टीम में काम करा है तो कैसे हैंडल करिए चीज़ें। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, इन्हें बिहेवियरल क्वेश्चंस कहते हैं। तो उसमें ऐसा होता है कि आपका एक क्वेश्चन फ्लैश होगा 1 मिनट के लिए, आपके पास 1 मिनट का टाइम होगा कि आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एंड देन आपको 3 मिनट दिए जाएंगे कि आप उस क्वेश्चन का आंसर करें हैंड टू हैंड, और वो वीडियो अपने आप रिकॉर्ड होती जाएगी। तो ये जनरली ये होता है। हमारे टाइम पे बस ये हुआ था कि एक क्वेश्चन पूछा और हमें गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट करना था, तो हमारे लिए थोड़ा ईजी हो गया था। तो जनरल प्रोसीजर में स्टार्टिंग के ये राउंड होते हैं कि पहला एप्टीट्यूड राउंड हुआ जिसमें वर्बल क्वांट आई अपने, और सेकेंड राउंड हुआ वीडियो इंटरव्यू। फिर हमारा थर्ड राउंड था इंटरव्यू था, जो ZS ने क्या अलग अलग कंपनीज हायर कर रखी थी, तो हमारे की इंटरव्यू लेने के लिए अलग अलग कॉलेजेस में। तो साइकर करके थी, उनने हमारा, उनके जो मेंबर्स थे उनने हमारा इंटरव्यू लिया। फर्स्ट इंटरव्यू जो हुआ उसमें हमसे पूछा जा रहा था कि हमसे एक पजल पूछी जा रही थी, हमसे एक गेस्टिमेट का क्वेश्चन पूछा जा रहा था, और कुछ लोगों से एक डेटाबेस क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो मेरे से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक था पजल, एक थी गेस्टिमेट, और एक था अपना डेटाबेस क्वेश्चन, जिसमें मेरे को 2 ग्राफ दे दिए थे और उससे मेरे को उन दोनों ग्राफ को रीड करके मेरे को एक वैल्यू निकालनी थी। तो वो अच्छा क्वेश्चन था, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना था।
और मेरा जो गेस्टिमेट का क्वेश्चन था उसमें क्या हुआ था, मैंने इंट्रोडक्शन में उन्हें बताया था कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो उन्होंने मेरे से क्रिकेट पे ही गेस्टिमेट पूछा। गेस्टिमेट जनरली ऐसे ही पूछते हैं, या तो तुम्हारी सिटी से पूछ लेंगे या तुम्हारे कॉलेज की जो सिटी है उस पर बेस्ड कोई गेस्टिमेट क्वेश्चन पूछ लेंगे या फिर तुम्हारे इंटरेस्ट पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे। और एक पजल थी। फिर ये राउंड मेरा क्लियर हुआ। उसके बाद फाइनल इंटरव्यू था जो ZS के मेंबर ले रहे थे, तो किसी मैनेजर ने मेरा इंटरव्यू लिया था। वो इंटरव्यू बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड था। एक था बिहेवियरल क्वेश्चंस और तुम्हारे रेज्यूमे बेस्ड क्वेश्चंस, और दूसरा पार्ट था गेस्टिमेट। तो पहले पार्ट में उनने मेरे से मेरे रेज्यूमे के बारे में पूछा कि मैं जनरल क्वेश्चंस पहले तो कि इंट्रोडक्शन, तुम्हारे क्या प्लान्स है, ये सब पूछा। फिर उनने मेरे से रेज्यूमे बेस्ड क्वेश्चन पूछे कि तुमने इंटर्नशिप जो करी है वो उसमें क्या करा, तुमने क्या सीखा, तुमने प्रोजेक्ट जो करा है वो क्या था, वो प्रोजेक्ट वो समझाना पूरा। फिर उसने वो टीम बिल्डिंग के क्वेश्चन पूछे कि तुम टीम में काम करा है कभी, तो कैसे हैंडल करते हो तुम चीज़ें, कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है टीम में काम करते करते तो कैसे हैंडल करते हो चीज़ें। तो ये सब क्वेश्चन पूछे। उसके बाद ये सब क्वेश्चंस के बाद वो जंप करा गेस्टिमेट्स पे। मेरे से 2 गेस्टिमेट पूछे गए थे अगेन, क्योंकि मैंने क्रिकेट अपना बोला था इंट्रोडक्शन में, तो उसने मेरे से फिर से क्रिकेट के बेस्ड एक गेस्टिमेट पूछा, लेकिन वो गेस्टिमेट बहुत अच्छा था तो उसमें मेरे को काफ़ी टाइम लगा सॉल्व करने में। एग्जैक्टली बताऊँ तो वो गेस्टिमेट ये था कि मेरे से पूछा गया था कि एक क्रिकेट के मैच में तुम्हारे जो बॉल होती है वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, और मतलब इसमें काफ़ी डिवीजन करके सब पार्ट्स करके तुम्हें सॉल्व करना था। और सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूरा सॉल्व करा। उसके बाद मेरे से सेकंड एस्टीमेट का सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें उसने मेरे से पूछा था कि दिल्ली एयरपोर्ट पे एक दिन में कितने प्लेन्स आते हैं। तो ये एक जनरल गेस्टिमेट क्वेश्चन है। ये आप कहीं भी वीडियोस देखोगे, गेस्टिमेट की प्रिपरेशन करोगे तो ये क्वेश्चन आपको हर जगह मिल जाएगा। तो ये राउंड्स थे जो हमारे हुए थे, और फिर रिजल्ट आ गया था। एंड लकीली, जैसे मैंने बताया कि SVNIT के लोग थोड़े लकी थे कि उनका वीडियो इंटरव्यू इतना ईजी हो गया, तो लकीली मैं भी सेलेक्ट हो गया उसमें। ओके सर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि एज यू नो कि सर किसी भी जॉब प्लेसमेंट को फोड़ने के लिए रिज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो किसी भी स्टूडेंट को अपना रिज्यूमे बनाना है तो वो कैसे अपना एक्सीलेंट रिज्यूमे बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, और सर आपने अपने रिज्यूमे में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की थी। इसमें एक सब क्वेश्चन ये आता है कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी रिज्यूमे में क्या रोल प्ले करती है। ओके, सो रेज्यूमे के बारे में मैं एक बात बताना चाहूँगा। रेज्यूमे जितना, अगर एक पेज में तुम रेज्यूमे बना रहे हो तो वो बेस्ट रेज्यूमे है। कभी भी रेज्यूमे को 2 या 3 पेज का नहीं करना चाहिए, एक पेज से ज़्यादा करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो तुम्हारा 2 पेज का रेज्यूमे देखे। अगर उसको 1 पेज का रेज्यूमे दिख रहा है और तुम उसमें सब चीज़ें अच्छे से ला पाए तो रेज्यूमे बहुत अच्छा है। और रेज्यूमे में इंक्लूड करने की चीज़ें, तुमने अगर कोई इंटर्नशिप करी है तो उसके बारे में ये ही नहीं कि सिर्फ तुमने लिख दिया कि मैंने यहाँ पे ये इंटर्नशिप करी है इस रोल पे। ऐसा ही नहीं, तुमने क्या करा उसको भी 2 पॉइंट में तुम्हें समझाना चाहिए, छोटे छोटे पॉइंट्स में, कि तुम्हारे क्या करा बेसिकली उसको आइडिया लगे रेज्यूमे देख के कि हमने इंटर्नशिप में क्या करा, और उसके बेसिस पे वो क्वेश्चन पूछ पाए। ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट के साथ, ये नहीं कि सिर्फ लिख दिया कि ये प्रोजेक्ट था, उसके बारे में थोड़ा 2 पॉइंट में बताओ कि क्या प्रोजेक्ट है। फिर तुमने किसी कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्ट लिया और तुम्हारे को जीते हो, विनर हो या रनर अप हो या पार्टिसिपेट, तुम सेकंड राउंड तक पहुंचो, तो उसके बारे में भी मेंशन कर सकते हो। तुम्हारे स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स जो भी है, तुम्हारे को पाइथन आती है तो तुम पाइथन लिख दो, तुम्हारे को कोई कोडिंग लैंग्वेज या कोई सा भी सॉफ्टवेयर आता है तो उसके बारे में लिखो, वो लिख दो कि मेरे को ये आता है। लेकिन ऐसा नहीं करना कि तुम्हें नहीं आता हो और तुम रेज्यूमे में फेक करने के लिए लिख रहे हो, ऐसा कभी नहीं करना। फिर तुमने जो पोजीशंस हैंडल करी है कॉलेज में, मान लो कि तुम किसी क्लब का हेड थे या किसी क्लब वाइस प्रेसिडेंट थे, जो भी तुमने पोजीशन ली है उसके बारे में वो भी लिखो कि मैंने ये पोजीशन है, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मैं CEV का फाइनेंस हेड था तो मैंने लिखा था कि आई वॉज फाइनेंस हेड ऑफ CEV इन दिस ईयर। सो उस पर भी मेरे पे क्वेश्चन पूछा था कि क्या करा था तुमने CEV में। और फिर लास्ट आता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में लिखो कि तुमने क्या करी। जैसे मेरा था कि मैंने क्रिकेट खेला, तो ये सब हो गए। तुम क्या हॉबीज़ है तुम्हारी, वो सब लिखो कि रीडिंग हो गया या प्लेइंग हो गया कुछ, या फिर सिंगिंग हो गया। और हॉबीज़ लिखने का ये होता है कि
वो हॉबीज़ देखते तुम्हारी, ऐसा नहीं है कि हॉबीज़ नहीं देखेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि हॉबीज़ क्या मतलब की है, लेकिन उसको उससे भी इंटरव्यूअर का पता चलता है कि इसके इंटरेस्ट क्या है, उसके बेसिस पे फिर वो क्वेश्चन पूछता है। तो ये सब चीज़ हो गई। बाकी अपना कॉन्टैक्ट पूरा, कि अपने लिंक्डइन आईडी, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट जो तुम्हारा, एड्रेस, नाम, ये सब लिखना है। और अच्छा रेज्यूमे में और क्या क्या होता है कि तुम्हें पॉइंट्स हाईलाइट करने चाहिए। कि मान लो कि तुमने जो कॉम्पिटिशन्स के बारे में लिखा है कि तुम विनर थे, तुम हाईलाइट करो, दिखना चाहिए उसको कि तुम विनर थे इसमें, कि तुम इसके बारे में पूछ सकते हो। तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का जो नाम है, उसको हाईलाइट करो कि मेरा ये प्रोजेक्ट था, उसका नाम दिखना चाहिए कि क्या है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको हाईलाइट करते रहना चाहिए। तुम्हारी इंटर्नशिप का हाईलाइट करो, तुम्हारी जो टेक्निकल स्किल्स भी तुम्हारी जो अच्छी है उसको हाईलाइट करके रखो। तो ये चीज़ें भी काफ़ी मतलब इम्प्रेस करती है उसको। तो ऐसा नहीं है कि रेज्यूमे बस बनाने को बना दिया, उसमें थोड़ा एफर्ट डालने चाहिए रेज्यूमे में। मेरे रेज्यूमे में यही सब चीज़ें इंक्लूडेड थी। मेरा इंटर्नशिप के बारे में 2 पॉइंट्स, मेरे प्रोजेक्ट के बारे में 2-2 पॉइंट्स, मेरे जो भी पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सब, मेरे क्या कॉम्पिटिशन्स थे वो सब। तो ओवरऑल यही है रेज्यूमे का कि तुम, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन होता है तो उसमें एफर्ट डालने चाहिए रेज्यूमे बनाने में तुम्हें। और पॉइंट्स हाईलाइट करो और शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स में बताओ चीज़ें। पैराग्राफ नहीं लिखना अपने को रेज्यूमे में, क्योंकि अपने को एक पेज में लाना है तो एक एक पॉइंट में चीज़ें बता दो, तो उसको आइडिया भी लग जाए कि तुम्हारे रेज्यूमे में क्या है। और तुम, जैसे मैंने बताया कि इंटर्नशिप में क्या करा, वो पता चले थोड़ा उसको। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए रेज्यूमे बनाते समय। और जैसे कहा कि एक पेज का रेज्यूमे इज़ इनफ, उससे ज़्यादा कभी एक्सीड नहीं करना चाहिए। सर सेकंड क्वेश्चन ये है कि कॉलेज के काफ़ी सारे बच्चों को अपनी इंटर्नशिप के लेके काफ़ी चिंता रहती है। पहली तो इंटर्नशिप इतनी आसानी से मिलती नहीं है, और अगर मिलती है तो वो सेटिस्फाई नहीं रहती। तो सर आपने कैसी अपनी इंटर्नशिप ढूंढी थी,